Chapter number 12, question number 1. Why it is not possible to measure the drift speed for electron by timing they traveled along the conductor. कंडक्टर के जब अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड को हम क्यों नहीं मेजर कर सकते। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका मोशन स्ट्रेट पाथ नहीं होता, वो जिग जैग मूव करते हैं और जिग जैग मूव करने की वजह से हमारे पास हम उनका एग्जैक्ट पाथ मेजर नहीं कर सकते। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी लेंथ ऑफ वायर, और कितने टाइम में ट्रैवल किया है, तो हम उसकी वो सिर्फ स्पीड मेजर करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास बैटरी में से जब हम कंडक्टर सप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं कंडक्टर में से, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गुजरते हुए उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती जाती है। क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गुजरे होते हैं तो वो डिफरेंट एटम्स से जाकर टकराते हैं और एटम के साथ टकराने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है। इस वजह से हम उनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसको मेजर नहीं करते, जबकि हम क्या मेजर करते हैं, velocity for an electron by time they're traveling along the conductor. That is why we have to take net effect. हम क्या लेते हैं, net effect of the flow of the electron. We can estimate the average drift speed for an electron only. Question number 2 के अंदर कहता है the relationship R is equal to V divided by, tell us that the resistance of a conductor is directly proportional to the potential difference applied to it. What do you think of this proportion? आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो रिलेशन है R इक्वल टू V बाई आई डज नॉट मीन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ V और I। V और I की रेशियो पे डिपेंड करता है। इट इज़ बिकॉज द फैक्ट इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट आल्सो चेंजेस। क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। R हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, R चेंज नहीं होता। इस वजह से ये जो रेशियो आती है V और I की, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो किसके बराबर होती है, R के। हेयर R रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। R इक्वल है V ओवर I के, क्योंकि V और I चेंज होते हैं, R एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के नहीं हो सकता। अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक मेंटेन अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर्स। हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। आई 3 एम्पेयर के बराबर है, टाइम हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि सेकंड्स में आ जाए, और Q बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाई टी के। I बराबर होता है Q बाई टी के, तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई टी। अब I 3 के बराबर है, टाइम आपको निकाल लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने कूलम चार्ज आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के पेपर्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर जो हम 4 है ये भी इम्पोर्टेंट है। Why analyzing the circuit the internal distance of EMF sources are ignored? Why? इंटरनल डिस्टेंस आपके पास एक्सटर्नल डिस्टेंस से बहुत छोटी होती है। इंटरनल डिस्टेंस बैटरी की जो बैटरी या जो सोर्स की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल डिस्टेंस। जब हम किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहे होते हैं तो ये जो इंटरनल डिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है ये बहुत कम होता है। यानी अगर हम ले लें एग्जांपल, बाहर हमारे पास 90 ओम है तो अंदर 0.09 ओम है, तो 0.09 ओम में अगर हमारे पास 1 एम्पेयर करंट है तो 0.09 वोल्टेज आपके पास बहुत कम वोल्टेज है जो ड्रॉप हो रही है। तो हम क्या कर देते हैं, इतनी कम वोल्टेज होती है इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इन सच अ केस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्लाइटली लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सोर्स ड्यू टू सच स्मॉल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स एंड दस इग्नोर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार लॉन्ग में आने के लॉन्ग कह रहा हूँ, शॉर्ट में आने के चांस ज़्यादा है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड्स इट्स ईएमएफ, यानी ईएमएफ से आपके पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बढ़ जाए। ईएमएफ वो वैल्यू है जो बैटरी आपको सप्लाई कर रही है, अब उससे भी ज़्यादा हो जाए ये कैसे हो सकता है। देखिए, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ईएमएफ बराबर होती है पोटेंशियल ड्रॉप प्लस आई आर के। आई आर का मतलब है करंट और ये आर जो है स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल डिस्टेंस। अच्छा, अगर मेरे पास ये वैल्यू मैं अगर V इस साइड पे ले जाऊँ और आई आर को उधर ले जाऊँ तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। अगर मेरे पास करंट उल्ट हो जाए, यानी अगर यहाँ पे माइनस आई आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा आ जाएगा। और ये कब होता है, ये तब होता है जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। जब अगर हमने बैटरी चार्ज करनी है और 12 वोल्ट की बैटरी है और हम उसको चार्ज करते हैं तो हमारे पास जो चार्जर होता है वो 12.5 वोल्ट 13 वोल्ट का होता है।
वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैटरी क्या होने लग जाती है, चार्ज होने लग जाती है। तो अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का टर्मिनल के अक्रॉस, वो ईएमएफ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज इन द बैटरी, और पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास इज द वर्क डन, ये वो वर्क है जो आपके पास चार्जेस को मूव कराने में यूज होता है। ईएमएफ हमेशा बड़ी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा छोटी होती है, लेकिन एक तब जब हमारे पास हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है, ईएमएफ छोटी होती है। और ईएमएफ डिपेंडेंट नहीं करती सर्किट के रजिस्टर के ऊपर। ईएमएफ की वैल्यू अगर 12 वोल्ट है तो वो 12 ही रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे ईएमएफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ईएमएफ नहीं है, ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन द रजिस्टर ऑफ द सर्किट। जितना रेजिस्टेंस सर्किट का जो रजिस्टर है वो ज़्यादा होगा, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, द लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द चार्ज प्रिंसिपल। इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है कैसे। लूप रूल में हमें ये पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा आई आर के। जितनी बैटरीज लगी हुई हैं, जो बैटरीज हमें सप्लाई कर रही है एनर्जी, उतनी एनर्जी उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है, उतनी एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। यानी जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उतना ही वो वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितना हमने एनर्जी दी है उतनी एनर्जी वर्क डन के तौर पर यूज हो रही है। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के लिहाज से कैसे है कि अगर हम एक जंक्शन पॉइंट लेते हैं तो जितना करंट उस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से दूर जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि चार्जेस आपके पास ऐड हो जाए कि इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से मूव करते हुए आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन एक जंक्शन की तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की एक वो दूसरी फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। हम उसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। द वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, मैनिफेस्टेशन। अच्छा, वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर अकम्पेन्ड बाय द राइज इन द रजिस्टर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। असल में हमारे पास होता ये है कि जो ही हम किसी भी कंडक्टर की उसको इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को, तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस असल में कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम। जब एटम फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाती है। एटम इन अ कंडक्टर वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होते हैं और वो कोलाइड करते हैं विद एटम्स के साथ और ट्रांसफर करते हैं सम ऑफ एनर्जी टू एटम्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से एटम की जो एम्पलीट्यूड होती है, वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड, वो बढ़ जाती है। अब जब वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से हमारे पास कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, और एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इंक्रीज होने से हमारे पास कोलिजन ज़्यादा होती है, और कोलिजन ज़्यादा होने से इन आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। Does the direction of EMF provided by a battery depend upon the direction of the current flow through the battery? तो हमारे पास ये जो EMF जो होती है वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि जो डायरेक्शन ऑफ जो EMF है वो बैटरी को जब बनाया जा रहा होता है तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव बनाया जाता है, एक टर्मिनल नेगेटिव बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि करंट फ्लो करेगा तो उसका कोई टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कोई टर्मिनल नेगेटिव होगा, जबकि जो करंट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है EMF के ऊपर, जबकि EMF की जो डायरेक्शन है वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती।